BBC उर्दू के प्रोग्राम से अरबीन में खुशामदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूं शफी नकी जामई। इंडिया में सख्त सिक्योरिटी के साए तले फिल्म पद्मावत रिलीज कर दी गई। सख्तगीर हिंदुओं का फिल्म के खिलाफ कई शहरों में जारी एहतजाज। पाकिस्तान से इंडोनेशिया हिजरत करने वाले हजारा बिरादरी के लोगों ने वहां अपने बच्चों की तालीम के लिए क्या इंतजाम किया है। स्कूल में बेसिकली 7 क्लास हैं और 140 बच्चे पढ़ते हैं मॉर्निंग शिफ्ट में, और उसके बाद जिसमें 5 बेसिक सब्जेक्ट्स हैं। और मिलिएगा पाकिस्तान के सबसे कम उम्र नॉवेल निगार से जो अब तक 4 नॉवेल लिख चुके हैं। बॉलीवुड की मुतनाज़ा फिल्म पद्मावत सख्तगीर हिंदू तंजीम करनी सेना की शदीद मुखालफत के बावजूद आज इंडिया में नुमाइश के लिए रिलीज कर दी गई। बीजेपी की हुकूमतों वाली कई रियासतों में ये फिल्म नहीं दिखाई जा रही। हिंदू राजपूतों की तंजीम करनी सेना का कहना है कि इस फिल्म में राजपूत रानी पद्मावती के किरदार को मस्ख किया गया है। वो इस फिल्म पर पाबंदी का मुतालबा कर रहे हैं। दिल्ली से शकील अख्तर। तशद्दुद और मज़ाहिरों के दरमियान मुतनाज़ा फिल्म पद्मावत दिल्ली समेत इंडिया की बेशतर रियासतों में रिलीज़ कर दी गई। ये फिल्म 14वीं सदी के दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी और राजस्थान की राजपूत रानी पद्मावती के किरदार के गिर्द बनी है। राजपूतों की तंजीम का कहना है कि इसमें पद्मावती के किरदार को मस्ख किया गया है। इस फिल्म के खिलाफ राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश में करनी सेना ने पुरतशद्दुद एहतजाज किया है। फिल्म नाक़दीन का कहना है कि पद्मावत में अलाउद्दीन को एक जालिम और बर्बरियत पसंद मुस्लिम बादशाह और राजपूतों को अपने वक़ार के लिए जान देने वालों के तौर पर दिखाया गया है। राजपूतों की करनी सेना का एहतजाज इतना शदीद और मुनज़्ज़म था कि इस फिल्म की नुमाइश के लिए सेंसर बोर्ड ने मुर्रिखीन से राय ली और सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत करनी पड़ी। लेकिन करनी सेना का कहना है कि फिल्म जैसी भी हो वो इस पर पाबंदी चाहते हैं। मैं वहीं खड़ा हूं। देश में फिल्म नहीं लगनी चाहिए। बैन बैन एंड बैन। जनता कर्फ्यू की ओर अग्रसर हो गए। ये पहला मौका है जब बॉलीवुड की किसी फिल्म के खिलाफ इतना शदीद और पुरतशद्दुद एहतजाज हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि पद्मावत के टिकट आइंदा दिनों के लिए पहले ही बुक हो चुके हैं। शकील अख्तर, BBC न्यूज़, दिल्ली। शकील अख्तर की रिपोर्ट आपने देखी और वो इस वक्त हमारे दिल्ली स्टूडियो में मौजूद हैं। शकील अख्तर, सूरत हाल अब क्या है? पद्मावत नामी फिल्म पर एहतजाज कहाँ तक पहुँचा और ये करनी सेना जो एहतजाज कर रही है इसका तारुफ है क्या? देखें, पहले तो ये कि ये फिल्म रिलीज़ हो गई है और आज सूरत हाल बज़ाहिर अब तक काबू में है और प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करनी सेना ने की है। अगले कई रोज़ के लिए फ़िल्म बुक है। करनी सेना बुनियादी तौर पर एक ज़ात पात पर मबनी एक तंजीम है। इस तरह की तंजीमें यहाँ पर मुल्क में बहुत बड़े बड़े इलाक़ों में फैली हुई हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में इस तरह की ज़ात पर मबनी तंजीमें काफ़ी सख्त हुई हैं और ये करनी सेना, राजपूतों की जो सेना है, ये काफ़ी मजबूत ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है। शकील अख्तर, खुद अभी आपने अपनी रिपोर्ट में भी जिक्र किया कि सेंसर बोर्ड ने इसको इजाज़त दे दी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके हक़ में फ़ैसला दिया, तो मसला फिर है कहाँ? देखें जी, ये जब इसकी शूटिंग हो रही थी शफ़ी, उसी वक्त से इसका मसला शुरू हो गया था और चूँकि आजकल इंडिया में ये एक तरह की सिचुएशन बन गई है कि जहाँ पर मुस्लिम बादशाहों का ज़िक्र आता है या कहीं पर मुस्लिम तारीख़ का ज़िक्र आता है, मुसलमानों के जो हुक्मरान रहे हैं, तो वो फ़ौरन ही तनाज़े का शिकार हो जाता है और उसका लोग यहाँ पर जो इस तरह की तंजीमें हैं वो फ़ायदा उठाती हैं, इसके मुखालफत करती हैं। तो ये पहले से ही तय हो गया था कि इसकी मुखालफत की जानी है। इसकी शूटिंग के दौरान
दौरान मुखालफत हुई, सेंसर बोर्ड में इसकी मुखालफत हुई, लेकिन बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट की मदाखलत के बाद इसे जो है वो दिखाने के लिए इसे मंजूर किया गया। और चूँकि मसला इतना संगीन था कि ऐसा लग रहा था कि अगर इस तरह की तंजीमें ही यहाँ पर डिक्टेट करेंगी तो प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा, इसलिए इसको मंजूरी दी गई। तो शकील अख्तर, इस सूरत हाल से फिल्म इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ सकता है और क्या अब ये हुजूम या भीड़ तय करेगी कि कौन सी फिल्म बने और कौन सी फिल्म चले? देखिए, ये सूरत हाल तो यहाँ पैदा हो चुकी है। ये एक तरह का हुजूमी जो सिलसिला शुरू हुआ है तशद्दुद का, वो चाहे मॉब लिंचिंग का मामला हो, चाहे वो किताबों के ख़िलाफ़ तहरीक चलती हो, चाहे वो फ़िल्म के ख़िलाफ़, बड़ा संगीन जो है ये सूरत हाल जो पैदा हुई बड़ी मुश्किल है। और यहाँ पर फ़िल्म में भी काफ़ी तशवीश ज़ाहिर की जा रही है, क्योंकि अब ये तय करना बड़ा मुश्किल होगा कि कौन सी फ़िल्म ख़तरे में पड़ सकती है। अरबों रुपए लगे होते हैं, तो सारे हिदायतकार और फिल्मकार जो है वो काफ़ी इसमें तशवीश में मुब्तला हैं। शकील अख्तर, बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया में हुकूमत अरबों डॉलर के एक ऐसे मंसूबे पर काम कर रही है जिसमें दरियाओं और आबी रास्तों को साजो सामान की हमल व नकल के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन माहौलियात के लिए काम करने वाले इस प्रोजेक्ट से पूरी तरह मुतमईन नहीं हैं। दिल्ली से सुहेल हलीम। ये पानी अब नेशनल वाटरवे नंबर 1 का हिस्सा है, जिसके तहत हल्दिया के बंदरगाह को कदीम शहर बनारस से जोड़ा जा रहा है। और ये आबी रास्ता 3 दरियाओं से होकर गुजरेगा। मुल्क में इसी तरह के 106 आबी रास्तों की निशानदही की गई है। मां भारती ने हमें पहले से ही 21,000 किलोमीटर के जलमार्ग का आशीर्वाद देके रखा हुआ है। बरसों तक हम इस खजाने पर चौकड़ी मार करके बैठे रहे। इस प्रोजेक्ट में आलमी बैंक की मदद ली जा रही है, जिसका कहना है कि आबी रास्तों के इस्तेमाल में इंडिया काफी पीछे है और मुल्क में फिलहाल सिर्फ 0.5% साजो सामान की नकलो हमल ही आबी रास्तों के जरिए होती है, बाकी सड़क और रेल से। इसलिए हुकूमत ट्रांसपोर्ट के मजमूई निजाम पर तवज्जो दे रही है। 2035 को ध्यान में रखते हुए 400 से ज्यादा परियोजनाओं पर आज बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रही है। इन अलग अलग परियोजनाओं पर 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश करने की तैयारी है। लेकिन मसला यह है कि इंडिया के कई बड़े दरियाओं में बरसात के बाद पानी बहुत कम हो जाता है। यही दुश्वारी नेशनल वाटरवे 1 के रास्ते में भी हायल है, जिससे निमटने के लिए ऐसे चैनल बनाए जाएंगे जिनकी गहराई तकरीबन 3 मीटर हो और चौड़ाई 45 मीटर। वाटरवेज होना चाहिए, हो सकता है, लेकिन वो तब हो सकता है जब नदी बहती है। आज वाटरवेज बनाने के नाम पे नदी के ऊपर और इम्पैक्ट्स आ रही है और एडवर्स सिचुएशन हो रही है। जो हम विकास के नाम पे करने की कोशिश कर रहे हैं वो वास्तव में नदी के लिए और हानिकारक है, उसको भी रोकना पड़ेगा। इंडिया की सड़कों पर बेतहाशा ट्रैफिक है। आबी रास्ते एक अच्छा मुतबादिल साबित हो सकते हैं, लेकिन माहौलियात के लिए काम करने वालों को फिक्र है कि पहले से आलूदा ये दरिया और उनकी आबी हयात कहीं इन तरक्याती प्रोजेक्टों की भेंट न चढ़ जाएं। सुहेल हलीम, BBC न्यूज़, दिल्ली। और माहौल से मुतालिक एक और ख़बर भी। साइंसदानों ने अंटार्कटिका में बर्फ़ के नीचे वाले पानियों में गैर मामूली निज़ाम ज़िंदगी दरियाफ्त किया है, जो साल के ज़्यादातर दिनों में बर्फ़ की दबी तह से ढका रहता है। हमारी नामनिगार क्लेयर मार्शल ने ग्रीन पीस तंजीम के साथ इस समंदरी हयात का मुशाहिदा किया। उनकी रिपोर्ट समरा फातिमा की ज़बानी। दुनिया का सबसे दूर उफ्तादा जजीरा अंटार्कटिका हजारों फीट मोटी बर्फ की तह में ढका हुआ है। इस जजीरे के बड़े हिस्से पर अब तक इंसानी कदम नहीं पहुंच सके हैं। इसके गिर्द फैले मुंजमद समुंदर के बारे में बहुत कम मालूमात हासिल की जा सकी है। लेकिन अब जदीद मशीनों ने यहाँ रसाई मुमकिन बना दी है। एक मिनी आबदोज में मरीन बायोलॉजिस्ट डॉक्टर सूजन लॉकहार्ड मुंजमद समंदर की गहराइयों में उतर रही हैं। सतह पर बर्फ की तह और उसकी तह में फलती फूलती समुद्री हयात। That's really pretty. रोशनी की कोई किरण इस गहराई तक नहीं पहुंच सकती। यहाँ कोई पौधा नहीं उग सकता।
ये सब समुद्री जानवर हैं। अब तय में उतरने की मेरी बारी है। हमें 1000 फीट नीचे समुद्री हयात एक दीवार की सूरत में नजर आई। मुकम्मल तारीकी में फलते फूलते स्पंज, कोरल, सी स्टार और फेदर स्टार। एक मशीनी हाथ से नमूने हासिल किए गए। इनकी पहली दफा फिल्म बनाई जा रही है। इस इलाके में ज़रूरत से ज़्यादा मछलियों के शिकार से उन्हें ख़तरा हो सकता है। हमने एक गैर मामूली माहौलियाती निज़ाम दरियाफ्त किया है जिसे महफूज किया जाना चाहिए। ये वाकई ज़बरदस्त है। आबी हयात से भरपूर समुंदर की तय जिसमें इस कदर तनव्वो है और ये सब जानवर एक साथ सह-रुखी ढांचों की सूरत में, ताकि इनके अंदर दूसरे जानवर भी पनप सकें और इन्हें ज़रा सी इंसानी सरगर्मी से भी ख़तरा लाहक हो सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि इस खित्ते में एहतियात की ज़रूरत है, लेकिन इसका बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है? क्या नक्शे पर कोई लाइन लगा देने से मदद मिल सकती है? और इस इलाके में निगरानी कौन करेगा? आबी हयात और उनकी दुनिया को महफूज रखने की तजवीज़ इस बरस अक्टूबर में अंटार्कटिक मुल्कों की इजलास में पेश की जाएगी। क्लेयर मार्शल की रिपोर्ट। आइए देखते हैं हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर क़ारीन की दिलचस्पी किन खबरों में है। समी चौधरी का कॉलम 6 मैच बाद भूला सबक याद आ ही गया। ज़ैनब केस, मुल्ज़िम इमरान अली के बैंक अकाउंट्स की तहकीकात के लिए JIT की तश्कील और शाम में अमरीकी फ़ौज रखना तबाहकुन गलती है। इस खबर को भी खूब पढ़ा जा रहा है। BBC उर्दू के प्रोग्राम सहरबीन में आगे चलकर देखिएगा, इंडोनेशिया में मुकीम हज़ारा बिरादरी के बच्चे तालीम कैसे हासिल कर रहे हैं। और मिलिएगा फैज़ान असलम से जो कम उम्री में 4 नॉवेल लिख चुके हैं। BBC उर्दू के प्रोग्राम सहरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। पाकिस्तान में टारगेट किलिंग और दहशतगर्द हमलों का मुतवातिर निशाना बनने वाली हज़ारा बिरादरी के सैकड़ों ख़ानदान हिजरत करके मुख्तलिफ ममालिक में सियासी पनाह के मुतलाशी हैं। इनमें से एक बड़ी तादाद इंडोनेशिया में भी मौजूद है। इंडोनेशिया ने अक़वाम मुत्तहिदा के पनाह गुज़ीनों से मुतल्लिक़ कन्वेंशन पर दस्तखत नहीं किए हैं और वहाँ जाने वाले पनाह गुज़ीनों को रोज़गार और तालीम जैसे बुनियादी हुकूक़ हासिल नहीं। लेकिन हज़ारा बिरादरी के कुछ लोगों ने अपने बच्चों की तालीम के लिए एक हल निकालने की कोशिश की है। इंडोनेशिया के शहर बगोर से अथर काज़मी की रिपोर्ट। पनाह गज़ीनों का स्कूल पनाह गज़ीनों के लिए। इंडोनेशिया में वाक़ई रेफ्यूजी लर्निंग सेंटर नामी ये स्कूल पनाह गज़ीनों ने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए खुद बनाया है। यहाँ तमाम तलबा और टीचर पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारा पनाह गज़ीन हैं। वो जो अपनी तालीम का सिलसिला जारी नहीं रख सके, वो दूसरों को तालीम हासिल करने में मदद कर रहे हैं। तो यहाँ पे रेफ्यूजीज़ को एजुकेशन हासिल करने की इजाज़त नहीं थी, तो मैं स्कूल नहीं जा सकती थी। कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज कुछ नहीं था, तो हमें घर पे रहना पड़ता था। तो मैंने सोचा क्यों ना, अगर मैं पढ़ नहीं सकती तो मैं अपने आप को वॉलंटियर करके पढ़ा सकती हूँ। ये स्कूल हज़ारा पनाह गुज़ीन बच्चों को सिर्फ तालीम ही फराहम नहीं करता। ये हमारा दूसरा घर है। जो हम लोग घर से निकलते हैं तो या घर में, तो हम लोग घर की बात करें तो घर में हमारे पास कोई और काम है ही नहीं। जस्ट बैठो और लोगों की तरफ देखो या बाहर निकलो, और कोई काम और नहीं है। जब मैं पाकिस्तान में स्कूल जाती थी तो वहाँ पे मैं बिल्कुल भी महफूज नहीं रहती थी, क्योंकि मेरी अम्मी बहुत परेशान रहती थी और उन्हें लगता था कि हमारा स्कूल सेफ नहीं है, तो इसीलिए हम इंडोनेशिया में आ गए। इंडोनेशिया में पनाह गज़ीनों को काम करने की इजाज़त नहीं है, ना ही वो किसी स्कूल में दाखिला या किसी भी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकते हैं। इसीलिए हज़ारा कम्युनिटी ने अपने बच्चों को तालीम फराहम करने के लिए ये स्कूल कायम किया है। कोई बेसिकली तो हम लोगों ने एक जगह पे और थे पहले 2013 में, उसको 2014 में शुरू किया। इस स्कूल में बेसिकली 7 क्लासें हैं और 140 बच्चे पढ़ते हैं मॉर्निंग शिफ्ट में, और उसके बाद जिसमें 5 बेसिक सब्जेक्ट्स हैं जिनमें इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिस्ट्री और जोग्राफिया, और उसके साथ जो बड़ी क्लास है इंटरमीडिएट क्लास है उसमें फिर 3 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी है। और इवनिंग शिफ्ट में लैंग्वेज क्लासें, इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस हैं जिनमें कोई 200 के करीब वालिदैन हैं, बच्चे हैं, ख़वातीन हैं पढ़ती। इस तरह ये स्कूल एक तरह से कम्युनिटी सेंटर भी है। इसे चलाने में वालिदैन अपना भरपूर किरदार अदा करते हैं। स्कूल की मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसमें गुंजाइश से ज़्यादा बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, जबकि बड़ी तादाद में बच्चे वेटिंग लिस्ट पर भी हैं।
पाकिस्तान से मजबूरन हिजरत करने वाले इन बच्चों के लिए ये स्कूल एक गैर यकीनी मुस्तकबिल में उम्मीद की रोशनी की तरह है। अतहर काज़मी, BBC न्यूज़, बगोर, इंडोनेशिया। और अब आपकी मुलाकात 13 साल के फैज़ान असलम सूफ़ी से, जो पाकिस्तान के सबसे कम उम्र नावल निगार हैं। इस कम उम्री में उनके 4 नावल शाया हो चुके हैं, जबकि वो अपने ब्लॉग्स के ज़रिए बच्चों की रहनुमाई भी कर रहे हैं कि कहानी कैसे लिखी जा सकती है। हमारी नामा निगार फरहत जावेद ने उनसे मुलाकात की। मैं फ़ैंटेसी लिखता हूँ और वो इसलिए है क्योंकि मैं फ़ैंटेसी किताबें पढ़ता हूँ। मैं हैरी पॉटर और पर्सी जैक्सन, इस तरह की मॉडर्न जो फ़ैंटेसी बुक्स हैं वो बहुत पढ़ता हूँ, तो उनसे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। मैंने 4 किताबें लिखी हैं और जब मैंने अपनी पहली किताब लिखी थी तो मैं 9 इयर्स ओल्ड था। मेरी पहली किताब थी हाउल और वो एक नोवेला थी और वो डिस्टोपियन थी, वो फ्यूचर में सेट थी। और जो दूसरी थी वो इंस्ट्रूमेंटल क्वींस थी, वो एक सीरीज़ का पार्ट थी। और जो तीसरी है बेल एंड अदर स्टोरीज़, वो एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़ है और उसके अंदर कुछ शॉर्ट स्टोरीज़ हैं और कुछ प्लेस भी हैं जो मैंने लिखे थे। और जो अगला उसके बाद आया था वो इंस्ट्रूमेंटल किंग्स है, जो अभी रिसेंटली हुआ रिलीज़। मैं यूजुअली अपने फेवरेट कैरेक्टर्स को फेवर करता हूँ, मगर अगर वो स्टोरी में प्रॉब्लम बन रहे हैं तो फिर मैं उन्हें मार भी सकता हूँ। मेरे साथ ये होता है कि अगर मैंने किसी कैरेक्टर को लेट्स से मारा है तो फिर अगर वो लाइक स्टोरी में एक सैड सीन बना रहा है, बहुत अच्छा सैड सीन बना रहा है, तो मैं उसके साथ बहुत खुश हूँगा। इस वाले पैराग्राफ को देखो, ये वाला सारा स्टोरी के लिहाज से सबसे ज़्यादा अम्मी हेल्प करती हैं, कि वो एडिटिंग भी करती हैं, तो वो जो एरर्स और मिस्टेक्स और इस तरह की चीज़ें रह जाती हैं वो ही सही करती हैं। मेरी टारगेट ऑडियंस 9 साल से लेकर 15 साल के बच्चों के लिए है। मेरा ख़्याल है कि बच्चों को मेरी किताबें इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि जो मैं लिखता हूँ, जो मैं पेन डाउन करता हूँ, वो उसी तरह की चीज़ें होती हैं जिस तरह की वो इमेजिन करते हैं, जिससे वो रिलेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने बुक ही लिखनी है। अगर आप इस एज पे कुछ लिखना चाह रहे हैं लेकिन आपसे बुक नहीं लिखी जा रही, तो आप शॉर्ट स्टोरी भी लिख सकते हैं, पोएम भी लिख सकते हैं, कोई प्ले भी लिख सकते हैं। पाकिस्तान के सबसे कम उम्र नावल निगार फैज़ान असलम सूफ़ी। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पे भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है शफ़ी नकी जामई। इसके साथ ही सरबीन इख्तिताम को पहुँचा, लेकिन प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख़यालात का इजहार करना चाहें तो फेसबुक पर हमारा सफ़ा हाजिर है। आप हमारे ट्विटर हैंडल @BBC उर्दू के ज़रिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। मुझे पूरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।